सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट विद इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद इंटरनल एनर्जी से, उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो इंटरनल एनर्जी एज द नेम सजेस्ट, सिस्टम के अंदर की एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सिस्टम के अंदर की एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, उन सब को अगर आप प्लस कर दोगे तो वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज रिलेटेड विद द सिस्टम, विद इट एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिस्टम के अंदर देखो, सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल है, आयंस हैं, इन सब से रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज होती हैं, इन सब से रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज होती हैं, उन सब को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास इंटरनल एनर्जी आती है। क्लियर? ओके, तो मतलब समझ में आया इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से या फिर E से, U से या फिर E से, और जनरली डेल्टा U और डेल्टा E हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को आप या तो डेल्टा E लिख सकते हो या फिर डेल्टा U लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो देखो, अगर इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, डेल्टा U की बात करेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ों के सम के इक्वल हो सकता है। देखो, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी है रिलेटेड टू, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी एनर्जीज है, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी होती है, जितनी भी एक्सेट्रा एनर्जी है, उन सब को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपके पास इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का मतलब होता है जैसे जो ऐसे मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं ना इन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं ऐसे, तो ये होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी का मतलब होता है एक जैसे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है ना, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है, उसका मतलब क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। रोटेशनल एनर्जी का मतलब है कोई भी सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये रोटेशन जो इसकी रोटेशन से जो एनर्जी होगी, इसकी रोटेशन से रिलेटेड जो एनर्जीज होगी, उसे हम काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जब मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मॉलिक्यूल के रोटेशन से काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल से जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उससे जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस की एनर्जी। ठीक है, जितनी भी एनर्जीज हैं उन सबको प्लस करोगे तो डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो अब जो है, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस में इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा U। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है, मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से है। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जितनी भी ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज आपने सिस्टम को रेस्ट पे कर रखा है, जब सिस्टम जो है रेस्ट पे है, इज एट रेस्ट,
रेस्ट का मतलब क्या है, मोशन नहीं कर रहा है, मतलब उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। ओके, और आपने क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं अप्लाई कर रहे हो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड या फिर एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। जब आप सिस्टम को रेस्ट पे रख रहे हो और पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे और जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बिकम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक दोबारा से रिवाइज करें। देखो, इंटरनल एनर्जी का मतलब सिस्टम के अंदर जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं उनका टोटल कर दोगे तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। मतलब इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि काइनेटिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एक्सेट्रा, जितनी भी एनर्जीज हैं उन सबको प्लस कर दोगे तो आपके पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। ओके, अब देखो टोटल एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के सम के। जब आपने सिस्टम को रेस्ट पर रखा हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं अप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों जीरो हो जाएंगी, और ये दोनों जीरो हो जाएंगी तो उस केस में टोटल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, तो अब हम छोटी मोटी बातें हैं किससे रिलेटेड, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड, वो डिस्कस करते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है। तो आपको पता है पाथ फंक्शन तो दो ही होते हैं, हीट एंड वर्क। तो ये क्या है, दिस इज स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। अगर आपको इंटरनल एनर्जी को मेज़र करना होता है तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से आप इंटरनल एनर्जी को मेज़र कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको पता है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम डेल्टा यू क्यों लिखते हैं, यू क्यों नहीं लिखते। देखो, आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी किसका सम होती है, इतनी सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हो सकती हैं सिस्टम से रिलेटेड उन सब का सम होती है इंटरनल एनर्जी। तो क्या आप क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द वैल्यू, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, जिस वजह से हम इसको डेल्टा यू डेल्टा की फॉर्म में मेज़र करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखो, जो फॉर्मूलेज हम इस टॉपिक से रिलेटेड यूज़ करने वाले हैं उन टॉपिक्स पे थोड़ा नज़र डालते हैं। आइडियल गैस के केस में जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो NCV/dt के इक्वल होती है। ठीक है, आइडियल गैस के केस में जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो NCV/dt के इक्वल होती है। और आपको पता है CV क्या होता है, CV इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होता है, ये हमने हीट वाली वीडियो में सब डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट, अब मैं रब करती हूं, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस,
तो आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस के केस में डेल्टा ऑफ स्टेट फंक्शन किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी स्टेट फंक्शन पुट करते हो, इंटरनल एनर्जी पुट करो, कोई भी स्टेट फंक्शन पुट करते हो, टेम्परेचर पुट करो, एंथैल्पी, ठीक है, कुछ भी स्टेट फंक्शन अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो उसका जो डेल्टा होगा वो 0 के इक्वल होगा। मतलब कि साइक्लिक प्रोसेस के केस में डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी तो एक स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर रियल गैस की बात करेंगे ना हम, रियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है एंड प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। पर फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट इंटरनल एनर्जी। आई होप आपको इंटरनल एनर्जी का अब तक सब कुछ क्लियर है। तो इंटरनल एनर्जी पढ़ने के बाद अब हम थर्मोडायनेमिक के लॉज को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उससे रिलेटेड इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्लोट से। अब फ्लोट क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम फ्लोट लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? ओके। देखो, अगर आप थर्मोडायनेमिक लॉज के बारे में डिस्कस करोगे ना, जो थर्मो के लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं, अगर आप उनके बारे में डिस्कशन करोगे तो थर्मोडायनेमिक के लॉज जो हैं वो आए हैं बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, जो हमने ह्यूमंस ने खुद एक्सपीरियंस किया है उनके बेसिस पर ये लॉज आए हैं, इनका कोई ऐसे प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन के एक्सपीरियंस से जितने भी लॉज बने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो सब ह्यूमन के एक्सपीरियंस से बने हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट करें? ओके, देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि ड्यूरिंग एनी प्रोसेस टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है यूनिवर्स की वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट लॉ की अब जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता है वो देखते हैं। देखो, सपोज हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ ली अभी। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है UI, इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। ओके, सपोज मैंने इसको हीट दी, Q अमाउंट ऑफ हीट मैंने इसको दिया, Q हीट प्रोवाइड की, तो अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? UI प्लस में Q हो जाएगी, UI प्लस में Q हो जाएगी। और सपोज हमने इसके ऊपर वर्क डन W करवाया, तो अब क्या हो जाएगा? अब ये बन जाएगा UI प्लस में W प्लस में Q बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज योर इनिशियल स्टेट, और ये क्या है? दिस इज योर फाइनल स्टेट। इसका मतलब अगर मैं U फाइनल कहूँ तो ऐसे कह सकती हूँ UI प्लस में W प्लस में Q, UI प्लस में W प्लस में Q। ओके, UI को यहाँ लेके जाएंगे, UF माइनस में UI इज इक्वल्स टू W प्लस में Q। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू W प्लस में Q। यही फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, जो हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हैं। दिस इज़ हाउ आप डिराइव कर सकते हो। ये तो चलो मैंने एक आपको ट्रिक बताई है कैसे, वैसे जो है ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जिसमें डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तो आपको पता ही है, बस मैं वैसे बता देती हूँ। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ओके, डब्ल्यू क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। और क्यू क्या है? क्यू इज
हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम। तो इस तरीके से आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसको अगर हम थोड़ा सा समड अप करें तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी, ये आपको लर्न होना चाहिए। एन क्या होता है यहाँ पे, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सी वी आपको पता ही है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी होता है सी वी। तो एक ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, एक आपको पता है कि हीट और वर्क ऑन सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड हीट और वर्क बाय सिस्टम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आपको पता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होती है, हमने डिस्कस किया था। डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होती है, पॉली एटॉमिक गैस के लिए क्या होती है, जल्दी से बताओ। डाई एटॉमिक गैस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, दैट इज 3, 5, 6, है ना। और अगर इनकी CV की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी CV की वैल्यू होती है 3/2R, इसकी होती है 5/2R और इसकी होती है 3R। तो ये सबकी तीनों की CV की वैल्यू है और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में काम आएंगी आपके, ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए मेयर्स फॉर्मूला, ये भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत काम आने वाला है। और मेयर्स फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू CP इज इक्वल्स टू CV प्लस में R। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्न होना चाहिए, ठीक है। एक होता है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए Q की वैल्यू, Q की वैल्यू होती है NCV/dt, ठीक है। तो आइडियल गैस के केस में अगर आपको हीट कैलकुलेट करनी हो तो आप NCV/dt, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, N इज नंबर ऑफ मोल्स, CV क्या होता है, CV इज मोलर हीट कैपेसिटी और DT, इस तरीके से आप हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी गिवन फॉर्मूले आपको लिखे हैं इस टाइम पे, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सब अब हम यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स में होंगे आपको ये हर इससे रिलेटेड सॉल्व करोगे, इससे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड, इन सब को आप यूज़ करने वाले हो, क्लियर। ओके, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अब हम डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अब हम अप्लाई करके देखते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे जो डेल्टा T की वैल्यू होगी वो 0 होगी। आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब सपोज मैं आपको यहाँ पे कहूँ डेल्टा U की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, NCV/dt के फॉर्म में। अब आपको पता है dt तो यहाँ पे 0 है, ये 0 है, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, 0 रहती है। इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस में W। डेल्टा U क्या है, अगर आप फ्लोट अप्लाई करके देखते हो तो डेल्टा U 0 है, इक्वल्स टू Q प्लस में W, मीन्स Q इज इक्वल्स टू माइनस W और W इज इक्वल्स टू माइनस Q। तो आपको ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो 0 रहती है, और जो वर्क डन और हीट के बीच में रिलेशन कैसा होता है, माइनस का, ठीक है। या तो Q इज इक्वल्स टू माइनस W लिख लो या W इज इक्वल्स टू माइनस Q लिख सकते हो। इज इट क्लियर, ठीक है। अब बताओ आप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे ही डिस्कस करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अगर सपोज इन केस आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में आ जाए। वैसे तो आप ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें क्या मुश्किल है।
फॉर्मूला अप्लाई करो, निकाल लो, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके देख लो, कुछ भी नहीं है। सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बताओ जल्दी से। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है Q0 हीट सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग फ्लो नहीं होता, Q0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फ्लोट अप्लाई करके देखो, यहाँ पर फ्लोट अप्लाई करके देखो, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस में W। अब आपने कहा Q तो 0 है इसके लिए, मतलब ये 0 है, मतलब कि क्या हुआ, जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाती है वो किसके इक्वल हो जाती है, वर्क डन के इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ ऑफ प्रोसेस, क्योंकि देखो वैसे तो आपको पता है कि जो पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन मैंने आपको दो बताए थे, या तो हीट होता है और वर्क होता है, दीज बोथ आर पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे वर्क इंडिपेंडेंट क्यों है पाथ पे, क्योंकि वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ जाता है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, दैट्स वाई एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ ऑफ प्रोसेस। क्लियर? ओके। अब हम साइक्लिक प्रोसेस का केस डिस्कस करें। ओके तो अब हम डिस्कशन करते हैं अबाउट साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो आपको पता ही है, डेल्टा ऑफ एनी स्टेट फंक्शन इज 0, तो यहाँ पे डेल्टा यू कितना रहता है, 0 के इक्वल रहता है, ठीक है। अब इसके ऊपर फ्लोट अप्लाई करके देख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। डेल्टा यू 0 है, क्यू प्लस में डब्ल्यू, मतलब कि क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू और W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, ठीक है। तो अगर सपोज आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें साइक्लिक प्रोसेस गिवन है और आपको वर्क डन की वैल्यू, अब अगर आपको हीट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वही हीट की वैल्यू हो जाएगी, बट विद अपोजिट साइन। ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे, आप चिंता मत करो, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इनको यूज़ करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। ओके ठीक है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर और बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो कांस्टेंट है, डेल्टा V 0 होता है, डेल्टा ये V है, कभी इसको यूँ समझ लो, डेल्टा V 0 होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है। अब अप्लाई करके देखो, देखो वर्क डन निकालो, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या है यहाँ पे, डेल्टा V तो 0 है, इसका मतलब वर्क डन भी क्या हुआ, 0 हो गया। अच्छा अब आप डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में W अप्लाई करना, वर्क डन क्या है, वर्क डन तो 0 है, वर्क डन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q। डेल्टा U किसके इक्वल हो जाता है, Q के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इस प्रोसेस के लिए फॉर सच प्रोसेस हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, हीट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो हीट की वैल्यू है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ गई, और इंटरनल एनर्जी आपको पता है स्टेट फंक्शन होती है। तो फॉर सच प्रोसेस हीट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब आप बस एक बात और लिख लो यहाँ पे नोट बना करके, वो ये है कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन इन क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू 0। और ऐसा क्यों होता है, देखो क्लोज रिजिड कंटेनर का मतलब डेल्टा V 0 है, ठीक है, और डेल्टा V 0 है तो जब आप वर्क डन निकालोगे माइनस पी एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V, तो ये जब आपको पता है कि ये 0 के इक्वल है तो मतलब कि वर्क डन भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इस वजह से क्लोज रिजिड कंटेनर के केस में जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो अब आपने सारी बातें जान ली हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी यूज़ होने वाला है, जितने भी आपने थ्योरेटिकल पोर्शन है
वो सब कंप्लीट कर लिया है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ सब प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, 80 कैलोरीज ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 5 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाउ मच हीट इज नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ सेम आइडियल गैस बाय 5 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अभी हमें ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आया, इसके सारे जो जितने भी मोल्स हैं, टेम्परेचर गिवन है, हीट है, जो भी है वो हम सब कुछ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो 80 कैलोरीज ऑफ हीट इज नीडेड, तो मतलब हीट क्या है, हीट इज 80 कैलोरीज। ओके, टू रेज टेम्परेचर ऑफ 4 मोल, मतलब कि n कितना गिवन है, 4 मोल्स। ओके, ऑफ आइडियल गैस एट 5 केल्विन, टेम्परेचर कितना गिवन है, 5 केल्विन। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये जो सब कुछ है ये कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये QV है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाउ मच हीट इज नीडेड, कितनी हीट की ज़रूरत होगी हमें, टू रेज टेम्परेचर ऑफ 4 मोल, यहाँ पर भी कितना है, 4 मोल है, ऑफ सेम आइडियल गैस, जो इस आइडियल गैस की वैल्यूज़ है और जो इस आइडियल गैस की वैल्यू है, मतलब ये दोनों ही आइडियल गैस सेम है। पर यहाँ पर आपको, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 5 केल्विन, टेम्परेचर इज 5 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हीट आपको निकालनी है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आइडियल गैस तो दोनों केस में सेम है, पर यहाँ पर आपको हीट गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, पर यहाँ पर आपको हीट निकालनी है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी सीखा है कि जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के केस में हीट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज Q इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, या फिर Q इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, ठीक है। ये क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे सपोज हम डायरेक्ट QP निकालते हैं, QP निकालते हैं तो कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, CP, अब यहाँ पे CP गिवन नहीं है, हमें CP की वैल्यू नहीं गिवन है, तो CP की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये जो गिवन डाटा है, हम इस डाटा से CP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं CP की वैल्यू। देखो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि CV की वैल्यू आएगी और उसके बाद जो हम मेयर्स फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, मेयर्स फॉर्मूला क्या था, मेयर्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मेयर्स फॉर्मूला क्या था, मेयर्स फॉर्मूला दैट इज CP, यहाँ पे लिखती हूँ CP माइनस में CV इज इक्वल्स टू R, ये था मेयर्स फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर आप CV की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे तो यहाँ से CP की वैल्यू निकल जाएगी, और CP की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास हीट आ जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 4 मोल्स, CV कितना है, अब यहाँ पे हमें CV गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे CV तो गिवन नहीं है, तो CV ऐसे लिखा। टेम्परेचर कितना है 5, ओके। Q कितना है 80 कैलोरीज, 80 कैलोरीज। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 80 डिवाइड बाय में 20 इज इक्वल्स टू CV, 2 0 से 0 कैंसिल एंड 2 4, मतलब कि CV की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपके पास CV की वैल्यू आ चुकी है 4, CV की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर आप इस CV की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो CP की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, देखो CP इज माइनस में CV की वैल्यू क्या आई है 4, 4 इज इक्वल्स टू R, और R जो होता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, आप 2 के इक्वल लगा सकते हो इसकी वैल्यू, ठीक है। R जो होता है कांस्टेंट, उसको आप 2 के इक्वल लिख सकते हो। तो हम अगर पॉइंट्स में ना सॉल्व करके इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2 लिखें तो CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस में 4 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से CP की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई। अब बस आपको ये CP की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, उसके बाद आपको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट कर लेना है। तो बस करते हैं, QP इज इक्वल्स टू, N कितना है 4, CP की वैल्यू कितनी है 6, टेम्परेचर कितना है 5, 6 4 24, 24 इंटू में 5 दैट इज इक्वल्स टू 24 5 120। तो यहाँ से CP की
हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, और एक इसके अंदर आई है कैलोरीज में आई है ना, तो यहाँ से जो है आपके पास QP के किसके इक्वल आ गया 120 कैलोरीज के। इज इट क्लियर? दोबारा देखें कैसे सॉल्व किया। देखो आपके पास ना आइडियल गैस के दो डाटा गिवन है, एक तो ये डाटा है और एक आपके पास डाटा ये गिवन है। सेम ही आइडियल गैस के आपके पास दो डाटा गिवन है, इसके अंदर आपको निकालना है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला ये यूज़ करोगे। अब फॉर्मूले में आपके पास N तो गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, पर CP गिवन नहीं है। CP तो गिवन नहीं है, तो CP को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब CP को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस डाटा से आपको पता है आप CV कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास CV आ जाएगा तो आप मेयर्स फॉर्मूले के हेल्प से CP कैलकुलेट कर लोगे, और CP आ गया, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे ही आपने इसके अंदर Q की वैल्यू, आपने CV की वैल्यू, Q की वैल्यू पुट करी, CV की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी 4 आई, ठीक है। उसके बाद आपने मेयर्स फॉर्मूले से CP की वैल्यू कैलकुलेट करी और CP की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो आपके पास हीट आ गई एट कांस्टेंट प्रेशर। यही तो आपको निकालना था, हाउ मच हीट इज नीडेड to raise temperature of 4 mole of same ideal gas by 5 Kelvin at constant pressure। तो heat at constant pressure निकालनी थी, आपने ऐसे निकाल ली। Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, अब जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 5 moles of ideal gas at 100 Kelvin, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 5 moles, टेम्परेचर कितना गिवन है 100 Kelvin, आर अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रही है। यहाँ पे कंप्रेशन का क्या मतलब है कि वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखते हैं वर्क डन का काम है भी इसमें या नहीं है। टिल इट्स टेम्परेचर बिकम्स T1 100 केल्विन है और T2 कितना है 200 केल्विन, ठीक है। CV की वैल्यू आपको गिवन है 28 जूल पर केल्विन पर मोल, यहाँ लिख देती हूँ मैं यूनिट, जूल पर केल्विन पर मोल। आपको डेल्टा U कैलकुलेट करना है। जब आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है N, CV, T2, T1, तो आपको पता है डेल्टा U का क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, N CV डेल्टा T यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। N की वैल्यू क्या है 5 पुट किया, CV की वैल्यू क्या है 28 पुट किया, डेल्टा T क्या है 200 केल्विन माइनस में 100 केल्विन, 200 माइनस में 100 केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू में 28 इंटू में 100, इसका मतलब 500 इंटू में 28। मैं आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखाती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 14,000 और इसकी यूनिट क्या आएगी। देखो अगर आप यूनिट में थोड़ा कंफ्यूज रहते हो कि यूनिट क्या आएगी, तो आप यूनिट के साथ सॉल्व किया करो। कैसे सॉल्व करो, यूनिट के साथ सॉल्व करें, आंसर तो आपको पता लग गया पर आपको यूनिट नहीं पता क्या आएगी, तो यूनिट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो N क्या है 5 मोल, तो 5 मोल्स यहाँ पर लिखो। CV की वैल्यू क्या है 28 जूल, नीचे है केल्विन और क्या है मोल, ओके ठीक है। टेम्परेचर किस में है 2 केल्विन में, तो डेट इज 200 माइनस में 100 केल्विन, दिख रहा है ना, एक बार बोर्ड में देखती हूँ, ओके ठीक है। केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, क्या बचा 5 इंटू में 28 जूल इंटू में 100, दैट इज इक्वल्स टू 14,000 जूल। इस तरीके से आपके पास यूनिट के अंदर वैल्यू आ गई। तो अगर आपको यूनिट में कंफ्यूजन होती है तो आप जो है लिखते हुए चलो, N की यूनिट साथ के साथ जो भी है ना, टेम्परेचर की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट, CV की यूनिट, उसके बाद जो है अपने आप जो आधी से ज़्यादा यूनिट्स तो कटी जाएंगी, जो बचेगा वो आपकी यूनिट हो जाएगी उसमें। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मेजर जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पर हम जो है सारे टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं आपको यहीं पे इस वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो 50 जूल ऑफ हीट, बस जो आपको दिख रहा है ना वैल्यू सारी की सारी देखते जाओ। 50 मतलब Q कितना है 50 जूल, ओके, इज गिवन टू आइडियल गैस सच दैट इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 कितना है 20 लीटर और V2 कितना है
120 लीटर, 120 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, प्रेशर कितना गिवन है 6 atm और एक कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है हमें, ओके। अब डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए एक तो फॉर्मूला होता है ये डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। एक तो आप डेल्टा यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। अब पर यहाँ पर आपको सी वी की वैल्यू नहीं पता है ना, सी वी की कोई वैल्यू आपको नहीं पता है, ना आपको गैस गिवन है कि मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, कैसी गैस है जिससे आप सी वी की वैल्यू पता कर सको, तो ये फॉर्मूला तो आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अब कौन सा फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। इससे देखते हैं, देखो अब क्यू तो आपको गिवन ही है, ठीक है, पर डब्ल्यू आपको गिवन नहीं है, पर डब्ल्यू आप निकाल सकते हो, वर्क डन तो निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी, ऐसे आपके पास वर्क डन आ जाएगा। और कैसे आएगा, वैल्यू पुट कर दो, माइनस पी एक्सटर्नल कितना गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे हम ये वाला फॉर्मूला वर्क डन का यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर, ये फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर पर ही वैलिड रहता है, हमें पता है, ठीक है। तो -6 इंटू में V2 क्या है 120 माइनस में V1 क्या है 20, तो ये क्या हो जाएगा -6 इंटू में 100 दैट इज -600। तो ये वर्क डन किसके अंदर आ चुका है आपका -600, और इसकी यूनिट क्या आई है, इसकी यूनिट है आपके पास, प्रेशर किस में था एटीएम में, वॉल्यूम किस में है लीटर में, तो लीटर एटीएम के अंदर आपका ये वर्क डन आ गया है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वैल्यूज तो पुट करिए, ठीक है, ओके। अब इसके बाहर माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा ये चेक करना है। तो आप देख रहे हो V1 पहले 20 लीटर थी, V2 120 लीटर होगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। वॉल्यूम इंक्रीज कब हुई होगी, जब एक्सपेंशन हुई होगी, और एक्सपेंशन के केस में हम इतनी बार प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंशन के केस में वर्क डन के सामने नेगेटिव साइन आता है, तो ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है ना, ठीक है। तो अब आपके पास वर्क डन आ गया, क्यू आपको गिवन ही है, डेल्टा यू की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस वैल्यू पुट करो, क्यू कितना है दैट इज 50 जूल, तो यहाँ पे आप 50 जूल पुट कर दोगे। वर्क डन कितना आया, वर्क डन आया आपके पास -600 लीटर एटीएम। अब मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, ओके, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब आपके पास ये वैल्यू आई है, पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो जूल में है और यहाँ पर लीटर एटीएम में है, सेम यूनिट्स के ही सॉल्व हो सकते हैं, इसका मतलब या तो दोनों को जूल में कन्वर्ट कर दो या फिर दोनों को लीटर एटीएम में कन्वर्ट कर दो। हमें पता है कि 1 लीटर एटीएम किसके इक्वल होता है, 101.3 जूल के इक्वल होता है। इसका मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 50 जूल माइनस में 600 इंटू में 101.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल में आ जाएगा, दैट इज 101.3 जूल। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैलकुलेटर में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इन जूल में, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई है, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, सारी आपने वैल्यूज पुट की, ठीक है। डेल्टा यू आपको निकालना था, डेल्टा यू का आपने ये फॉर्मूला यूज किया, ओके। क्यू आपको गिवन था पर डब्ल्यू गिवन नहीं था, तो आपने डब्ल्यू को कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी कैलकुलेट किया, ऐसे कैलकुलेट किया। और ये फॉर्मूला आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर पर यूज़ होता है, और आपको कांस्टेंट प्रेशर पर ही क्वेश्चन में गिवन है, तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया, यहाँ से आपने W की वैल्यू निकाली, पर वो W की वैल्यू आई आपकी लीटर एटीएम में। अब लीटर एटीएम में आई है तो आपको जूल में कन्वर्ट करने के लिए पता है 1 लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू 101.3 जूल, तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। आफ्टर सॉल्विंग दिस ये आपका आंसर आ जाएगा जूल में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ओके। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो इसमें क्या है, 4 मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस, N कितना है 4, गैस कैसी है डाई एटॉमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर 1 कितना गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर 2 कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड हीट सप्लाइड टू गैस, हमें क्यू कैलकुलेट करना है। इफ वर्क डन बाय गैस, अगर वर्क डन जो काम कर रही है गैस वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। हीट निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है Q इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ये होता है। n की वैल्यू पुट करोगे, n की वैल्यू क्या है 4 मोल्स आएगी। CV क्या है, अब CV की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, पर आपको क्वेश्चन में गिवन है डाई एटॉमिक गैस, और CV की वैल्यू फॉर डाई एटॉमिक गैस क्या होती है CV इज इक्वल्स टू 5/2R। देखो मैं आपको तीनों की वैल्यू लिखवा देती हूँ, दैट इज मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए एंड पॉली एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू 3/2R, 5/2R एंड 3R, ये वैल्यूज होती हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 3/2R, डाई एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 5/2R एंड पॉली एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 3R। ठीक है, करे सॉल्व। ओके, अब मैं रब कर देती हूँ। तो CV की वैल्यू आपको पता चल गई, डाई एटॉमिक गैस के लिए 5/2R होती है। ठीक है, तो आपने 5/2R यहाँ पे पुट किया। डेल्टा T क्या है, T2 माइनस में T1, दैट इज T2 माइनस में T1। T2 क्या है 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस लिख दो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस। T1 क्या है, T1 है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 4 इंटू में 5/2R इंटू में 50, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2, दैट इज 500। ठीक है, 500 के इक्वल हो जाएगा ना, हाँ 500, और यहाँ पे क्या है R, 500 इंटू में R, तो ये क्या आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी हीट की। ठीक है, अब आप यहाँ पे R की वैल्यू पुट करके अपने आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। R की वैल्यू आप 8.314। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, आपके पास 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस गिवन है, आपको उसका वर्क डन निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और हीट कैलकुलेट करनी है, और ये पूरा प्रोसेस हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ से आप वैल्यूज देखोगे। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V, ये फॉर्मूला होता है। पर आप देख रहे हो कि आप प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवा रहे हो। कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस होने की वजह से, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस होने की वजह से डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, देयरफॉर वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपने वर्क डन की वैल्यू तो बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर दी, वर्क डन आया है आपका 0। ठीक है, ओके, अब डेल्टा U कैलकुलेट करते हैं, या पहले हीट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो हीट कैसे कैलकुलेट करोगे, हीट का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। N क्या है 1 मोल, 1 मोल। CV क्या है, अब CV तो गिवन ही नहीं है, पर आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस गिवन है, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने अभी देखा CV की वैल्यू क्या होती है 3/2R होती है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो 3/2R है। डेल्टा T क्या है, डेल्टा T आपका T2 माइनस T1, दैट इज 400 केल्विन माइनस 300 केल्विन। बस अब आंसर सॉल्व कर लो, दैट इज ये 1 मतलब 3R/2 ही रह गया, 3R/2 इंटू में 100 केल्विन, दैट इज इक्वल्स टू ये 50 हो जाएगा 150R। तो इसका मतलब आपने Q की वैल्यू क्या कैलकुलेट की 150R। अब आप यहाँ पे R की वैल्यू अपने आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। ओके, तो आपने Q यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है 150R। ठीक है, ओके, R की वैल्यू आप पुट कर लेना, इस कांस्टेंट की वैल्यू आप अपने आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम डेल्टा U देखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डेल्टा U। ठीक है, डेल्टा U का क्या फॉर्मूला होता है Q प्लस में W। ओके, W कितना है 0, हीट कितनी आई है आपके पास 150R आई है,
तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डेल्टा यू भी किसके इक्वल हो जाएगा 150 आर। तो देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा यू की भी वैल्यू कितनी आई है 150 आर। इस तरीके से इतनी इजीली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके तो चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, एन कितना गिवन है 2 मोल्स गिवन है, एट 2 atm प्रेशर कितना गिवन है 2 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, ठीक है। कंप्रेस का मतलब काम करवाया जा रहा है सिस्टम पर, ठीक है। टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल कह रही हूँ, टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम की वैल्यू हाफ की गई है, ठीक है, बाय कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 atm। पी एक्सटर्नल कितना है, हमें तो यही चाहिए होता है, तो पी एक्सटर्नल मतलब ये कितना है 4 atm है, कांस्टेंट प्रेशर है ना। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, हीट कैलकुलेट करनी है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वर्क डन देखते हैं। देखो वर्क डन क्या पुट करोगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। ओके सबसे पहले पी एक्सटर्नल की वैल्यू तो आपको गिवन है 4 है, डेल्टा वी के लिए V2 माइनस में V1 चाहिए। पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि ना तो आपको तो V1 भी गिवन नहीं है, V2 भी गिवन नहीं है, बस आपको वॉल्यूम के लिए एक स्टेटमेंट लिख के दी हुई है 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आइडियल गैस लिखा हुआ है और आइडियल गैस के अंदर हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, PV = nRT का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन ही तो होती है। तो करो, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो, V = nRT डिवाइड बाय में P। N कितना है 2 मोल्स, R की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो 300 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर कितना है आपके पास, दैट इज गिवन टू यू 2 atm। ये रहा, कहाँ है ये रहा 2 atm, ठीक है 2 atm। अब देखो पहले यूनिट्स का ध्यान दो, आपने यूनिट सही यूज़ किए हैं। देखो ये क्या है, ये तो मोल्स में है, ये आपने यूज़ किया है, देखो आपने ऐसे किया, मैं स्टार्टिंग से बताऊँ तो 2 मोल्स है इनटू में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, इनटू में टेम्परेचर 300 केल्विन लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिया है 2 atm प्रेशर। अब ये तो आप जूल में ले रहे हो, ये atm में ले रहे हो, तो ये तो यूनिट कैंसिल नहीं हो पाएगी। पर आपको पता है कि आप R को atm में भी ले सकते हो और उसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 वैल्यू होती है, ठीक है। atm लीटर पर मोल पर केल्विन, दैट इज atm पूरी यूनिट लिख लो, लीटर पर मोल पर केल्विन ये होती है ना, ठीक है। तो अब जो है atm से atm कैंसिल हो सकता है, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और आपकी वॉल्यूम आ जाएगी लीटर्स में, ठीक है। ओके तो अब अगर आपको ये सॉल्व, इसका जब आपको ये सॉल्व करोगे तो आपके पास, रुको मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको कितना आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 24.6 लीटर, 24.6 लीटर आ जाएगी। अब आपने ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली और ये कौन सी वॉल्यूम है, ये V1 वॉल्यूम कैलकुलेट करिए। पर आपको तो V2 भी नहीं पता, तो आपको V2 भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले अभी तक हमने जितना भी समझा इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। देखो पहले आप वर्क डन निकालने चले थे, वर्क डन के लिए आपको प्रेशर गिवन था, पर ना V1 की वैल्यू गिवन ना V2 की वैल्यू गिवन। फिर आपको ध्यान आया कि आइडियल गैस है, आइडियल गैस के केस में आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल रहे थे, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल रहे थे, पर आप यहाँ पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाली यूनिट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। ये यूनिट यूज़ कर रहे थे ना, R की ये वैल्यू यूज़ कर रहे थे। फिर आपको ध्यान आया कि प्रेशर तो atm में गिवन है, ऐसे तो ये कैंसिल ही नहीं हो पाएगी यूनिट्स। इस वजह से आपको पता है R की एक और वैल्यू होती है, दैट इज़ 0.0821 atm में होती है वो। तो यहाँ से atm कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या लीटर। यहाँ पे आपकी लीटर में वॉल्यूम आ जाएगी,
तो ये आपकी V1 आ गई, पर आपको तो अभी V2 भी चाहिए, तो V2 भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना मैं रब करती हूँ। तो अभी आपके पास ये V1 वॉल्यूम आ गई है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास वॉल्यूम के लिए क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, और वो क्या है, 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसका मतलब V2 क्या है, 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, V1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 24.6 डिवाइड बाई में 2, दैट इज 12.3 लीटर। ये क्या आ गई, V2 आ गई। अब आपके पास V2 आ गई, V1 आ गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो आप यहीं पर वैल्यू पुट कर लो, दैट इज इक्वल्स टू -4, V2 कितना है 24.6, सॉरी V2 की वैल्यू तो 12.3 है ना, 12.3 माइनस में 24.6 लीटर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 49.2, इसका आंसर आएगा आपके पास 49.2 लीटर ATM, क्योंकि ये जो प्रेशर है वो ATM में ही तो है, -4 ATM में ही है। कहाँ गया 4 ATM, लिखा तो हुआ था मैंने, ये रहा 4 ATM में, तो लीटर ATM में आपके पास यूनिट आई है। ठीक है, ओके। अब जो है आप काम करवा रहे हो, कंप्रेशन करवा रहे हो। कंप्रेशन के केस में आपको पता है वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव ही साइन आएगा यहाँ पर जो साइन आएगा वो पॉजिटिव ही होगा वर्क डन के केस में। तो ये आ गया है आपके पास वर्क डन। क्लियर, ओके। और वैसे अगर आप इसको पॉजिटिव लिखो या ना लिखो तो भी आप पता है क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, यहाँ से नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अगर नहीं भी होता तो आप यहाँ पर पॉजिटिव ही साइन लगाते। क्यों, क्योंकि आपको पता है कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन जो हो रहा है वो सिस्टम पर हो रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज है, दैट्स वाई पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब आपने वर्क डन कैलकुलेट किया है, अभी तक ना आपने हीट कैलकुलेट किया ना आपने डेल्टा यू कैलकुलेट किया है, इतना टाइम तो आपने सिर्फ और सिर्फ वर्क डन कैलकुलेट करने में ही लगा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है ना। आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो डेल्टा यू होता है वो 0 के इक्वल होता है। कैसे डेल्टा यू 0 के इक्वल कैसे, हमने पढ़ा है ना, हमने अभी पढ़ा है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू NCV/dt होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, मतलब ये तो 0 है, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अभी आपने थ्योरी पोर्शन में सारा पढ़ा है, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज, मतलब इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, आपने अभी पढ़ा थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइसोथर्मल कंप्रेशन दिखा, आपने डायरेक्ट डेल्टा यू 0 पुट कर दिया, ये आपको पता ही है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपने डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, पर स्टिल अभी हमने हीट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, तो वो करते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, ये 0 है, इसकी वैल्यू पता नहीं, डब्ल्यू की वैल्यू आई है 49.2 लीटर ATM, 49.2 लीटर ATM। अगर आपको ये जूल में कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, 49.2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 101.3 जूल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू -49.2 इंटू 101.3 जूल। इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने W की वैल्यू सॉल्व की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाली, Q निकाला। ठीक है, इतनी इजीली आपने सब कुछ निकाल लिया। पर हर एक स्टेप में ध्यान आपको ये रख के चलना है कि यूनिट्स जो हैं बिल्कुल आप अच्छे से सॉल्व करोगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यूनिट्स में। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को आराम आराम से लेकर के चलोगे, सारे फॉर्मूलेज आपको पता है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस से फॉर्मूलेज कौन सा कहाँ यूज़ होगा वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, मतलब कि P एक्सटर्नल आपको गिवन है 2.5 ATM, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम कितनी गिवन है 2.5 लीटर,
फाइनल वॉल्यूम कितनी गिवन है 4.5 लीटर। आप 4.5 लीटर आपको क्या निकालना है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। ओके, डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। या तो आप ये यूज़ कर लो या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी, या आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर इसके अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, ना आपको ये बताया गया है कि मोनो एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, जिसके बेसिस पे आप CV की वैल्यू पुट कर सको। तो ये फॉर्मूला तो आपके कुछ काम नहीं आने वाला है। पर ये फॉर्मूला काम आ सकता है, कैसे? क्योंकि आपको ये सब गिवन है, तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है 2.5, V2 कितना है 4.5, V1 कितना है 2.5। इसको सॉल्व करोगे तो -2.5 ये लीटर में है और ये ATM में है, -2.5 ATM। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इनटू में 2 लीटर ATM, और 2.5 इनटू में 2, दैट इज इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 5, है ना। ये 5 इंटू 5 दैट इज 5 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 5 लीटर ATM, ठीक है। तो अब आपने क्या निकाल लिया, आपने W की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आप ये देख लो कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहेगा या फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो आप देख रहे हो गैस एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंशन के केस में वर्क डन नेगेटिव आता है, ठीक है, नेगेटिव साइन एज इट इज होगा। तो आपने W कैलकुलेट कर लिया, Q तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो Q को क्या पुट करोगे आप, और डेल्टा U भी आपको निकालना है। पर आप एक चीज़ देख सकते हो, कैसे? आप जो है क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आप करवा रहे हो प्योर इंसुलेटेड कंटेनर में, वेल इंसुलेटेड कंटेनर है ना। क्योंकि देखो W की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, Q की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, Q की वैल्यू तो इन सबसे कैलकुलेट हो भी नहीं सकती। तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ोगे कि क्या कुछ आपने मिस तो नहीं कर दिया। तो आप देख रहे हो कि इंसुलेटेड वर्ड यूज है। इंसुलेटेड का क्या मतलब है, Q इज इक्वल्स टू 0, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इंसुलेशन का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई वॉल, इंसुलेटेड वॉल, ना तो हीट अंदर आ सकती है ना हीट बाहर जा सकती है, उसे कहते हैं ना इंसुलेटेड वॉल। हमने डिस्कस किया था, जैसे कि थर्मस फ्लास्क में होता है, हीट फ्लो नहीं हो पाती फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलेशन के केस में Q 0 हो जाएगा। ओके, अब आप पुट कर सकते हो, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस में W। Q की वैल्यू 0 है, W क्या है -5, तो यहाँ पे -5 लीटर ATM है, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका जूल में कन्वर्ट। तो यहाँ डेल्टा U की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 इंटू 101.3 जूल। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपका वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। इज इट क्लियर? तो आपको जो है क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना होता है, एक एक वर्ड पे फोकस करना होता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। क्योंकि देखो आप वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकालने चलोगे, फिर आप देखोगे कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता। तो आपने जो है एक एक वर्ड अगर आप देखोगे कि एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इंसुलेटेड है तो आपका हीट सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम फ्लो नहीं हो सकती, मतलब Q 0 है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब कि ये आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर पर वैलिड रहता है, ठीक है। फिर आप डेल्टा U की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो एक एक वर्ड को बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ा करो थर्मोडायनेमिक्स में, और मैंने जो है बिल्कुल सारे टाइप्स के क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। बस ये टॉपिक करने के बाद ना आप ये वीडियो देखोगे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी मैक्सिमम यही हो ही जाएगी, ठीक है। बेशक से आप दूसरे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, you will be able to attempt each and every question related to this topic. अब हम ये क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो ये आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है, आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ है। इसके अंदर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है AB के लिए, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है AB के लिए, हीट कैलकुलेट करनी है AB के लिए, और वर्क डन कैलकुलेट करना है BC के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। AB के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। देखो
ए बी के लिए जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है हेयर, देखो इस ये कांस्टेंट है ना वॉल्यूम, तो ए बी के लिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा वी अप्लाई करोगे, पर ये तो जीरो के इक्वल है, इसका मतलब जो वर्क डन हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा फॉर किसके लिए, ए बी प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ए बी प्रोसेस के लिए जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, अब आपको डेल्टा यू भी निकालना है ए बी के लिए। ठीक है, तो अब डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे डेल्टा यू फॉर ए बी। अब आपको पता है, अब डेल्टा यू देखो, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पर आपको हीट भी नहीं पता, तो आपको डेल्टा यू ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, अब आपको पता है ए बी के लिए जो प्रोसेस ए बी है उसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बात खत्म। ठीक है, अब आपको पता है गैस आइडियल है, मतलब PV इज इक्वल्स टू NRT की इक्वेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब कि क्या, कि अगर आप जैसे क्या है ए बी प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो ना, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि आइडियल गैस के अंदर जो डेल्टा यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है फॉर आइडियल गैस। लिखवाया था ना मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में कि जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर जो डेल्टा यू ऑफ ए बी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी का मतलब क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ए बी प्रोसेस है, ए बी प्रोसेस के लिए आपने देखा वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर आप देख रहे हो आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो ना, ए बी के लिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आपको पता है आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा यू भी इंक्रीज करेगी, डेल्टा यू इंक्रीज करेगी, इसका मतलब डेल्टा यू ए बी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब सपोज आपको हीट निकालनी है, क्यू ऑफ ए बी निकालनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्यू तो आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू ए बी कितना आया है, पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन कितना आया है, जीरो, जीरो, इसका मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी फॉर ए बी प्रोसेस के लिए। ठीक है, इतना ओके। अब आपको बस वर्क डन फॉर बी सी और कैलकुलेट करना है, तो वो और कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो देखो, अगर सपोज आपको वर्क डन ऑफ बी सी कैलकुलेट करना हो, तो बताओ ये क्या है, दिस इज बी सी। इसके अंदर क्या देख रहे हो आप, इसके अंदर आप देख रहे हो कि वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रही है, यहाँ थी पहले वॉल्यूम, उसके बाद वॉल्यूम यहाँ होगी बी सी के अंदर, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रही है। अब वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रही है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा वी। अब आपको पता है ये तो क्या है, ये तो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है का मतलब क्या है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो देयरफॉर वर्क डन फॉर बी सी कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। बस अब हम लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखते हैं, देखो डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है जब 4 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क मतलब डन ऑन द सिस्टम, काम करवा रहे हो तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, हीट कितनी है, 1 किलो जूल गिवन आउट बाय सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है तो -1 के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा यू आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू प्लस में डब्ल्यू, क्यू कितना है -1, डब्ल्यू कितना है 4, दैट इज इक्वल्स टू 3 किलो जूल। तो ये आपकी आ गई है
चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।